हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमर है। और आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्यों बनाए गए थे, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने पड़े। सो आगे चलते प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आप जो कंप्यूटर्स देख रहे हो वो मॉडर्न मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर ही डिप्लॉय हुए थे। ये नहीं, ये बहुत ही मॉडर्न मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। कुछ पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को देखते हैं। तो ये जो पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर आप अगर देख सकते हैं माउस होवर होता हुआ मेरा, तो यहाँ पर कुछ टेप्स है। ये कुछ मैग्नेटिक टेप्स है जिनमें डेटा स्टोर किया जाता था। और ये कुछ टॉगल स्विचेस है जिनके थ्रू आप कंट्रोल करते थे एंड मशीन की स्टेट को कंट्रोल करते थे, और कुछ अगर दूसरे इनपुट्स या कुछ और होते थे तो वो चीज़ों को आप कंट्रोल करते थे। और ये जो लाइट्स है, ये इंडिकेटर लाइट्स ही आपको कंप्यूटर का स्टेट कैलकुलेट करने के लिए रिसोर्स होती थी। इसी के थ्रू आपको कंप्यूटर का स्टेट कैलकुलेट करना पड़ता था। सो इन कंप्यूटर्स में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इन कंप्यूटर्स में किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले वाले कंप्यूटर्स हैं। सो इस टाइम पर हमारी तरह डेली या जनरल यूज़र्स नहीं होते थे। वहाँ पर केवल वो यूज़र्स होते थे जो प्रोग्रामर्स होते थे, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन प्रोग्रामर्स को अपना टाइम शेड्यूल करवाना पड़ता था। शेड्यूल टाइम पर वो लोग कंप्यूटर सेंटर जाते थे, अपना प्रोग्राम लेकर के जाते थे और अपना डेटा लेकर के जाते थे। सो प्रोग्राम और डेटा जो था वो पंच कार्ड पर लेकर के जा सकते थे, और या फिर जो मैग्नेटिक टेप्स और पेपर टेप्स होती है उन पर वो लोग लेकर के जाते थे। और ये जो प्रोग्राम था, ये जब वो मशीन में डाल करके और रन करते थे, तो वो प्रोग्राम तब तक रन होता था जब तक या तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर वो प्रोग्राम क्रैश नहीं हो जाता। और अगर क्रैश होता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये जो आप कंट्रोल पैनल देख रहे हो, इतने बड़े बड़े कंट्रोल पैनल्स पर उनको एक एक इंडिकेशन लाइट को चेक करके उनको वो प्रोग्राम अपना डिबग करना पड़ता था। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जो थी वो बढ़ती गई। बड़ी प्रॉब्लम्स को उस टाइम के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे वो सॉल्व करने लगे, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बड़ी होती गई वैसे वैसे कोड भी बड़ा होता गया। तो जब बड़े बड़े मशीन कोड्स आने लगे, तो पंच कार्ड में मशीन कोड्स लिखने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि हर एक प्रोग्राम को आपको अगर पूरा प्रोग्राम बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ही मुश्किल काम है। आप आज की तारीख में हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, वो सब सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। उनको हम लोग असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को रीड करवाते हैं। तो पहले एक बार इनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं, क्योंकि यही सब मिलकर के ऑपरेटिंग सिस्टम का जेनेसिस, जो हम कह सकते हैं हिंदी में आधारशिला, वो रखते हैं। तो सबसे पहले सिंबॉलिक लैंग्वेजेस क्या होती है? वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमंस, इंसान रीड कर सकते हैं, वो लैंग्वेजेस जिनमें इंसान इजीली कोड कर सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि a इज इक्वल्स टू 5, तो आप a इज इक्वल्स टू 5 को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर a इज इक्वल्स टू 5 की जगह उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको बोलूं, तो आप बोलेंगे कि मैं पागल हो गया हूं, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सिंबॉलिक लैंग्वेजेस वो होती है जिनमें इंसान समझ सकता है, लेकिन सिंबॉलिक लैंग्वेजेस को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। यहाँ पर आता है असेंबलर का रोल। असेंबलर मतलब असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस क्या करती है? जो कोड इंसान सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखता है, उस कोड को ट्रांसलेट करके सीपीयू को बाइनरी कोड में देती है, और सीपीयू बाइनरी में वापस जो रिवर्स में आउटपुट देता है, वो आउटपुट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में
वापस जो प्रोग्रामर होता है या डेवलपर होता है या यूजर होता है उसको देती है। सो ये सारा काम असेंबलर्स का है। और कंपाइलर्स, कंपाइलर्स क्या काम करते हैं, आपकी सिंबॉलिक लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो वो प्रोग्राम उस लैंग्वेज का कोई रूल नहीं तोड़े, इसका ध्यान कंपाइलर्स रखते हैं। कंपाइलर्स आर बेसिकली द पुलिस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग। ओके, तो धीरे धीरे वापस वहीं पर आते हैं। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बड़ी होती गई, बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ में कोड बढ़ता गया। जो बड़े कोड्स थे उनको हाथ से लिखने में प्रॉब्लम आ रहा था, हैंड एनकोडिंग करना, उनका बाइनरी में कन्वर्ट करना पूरे कोड्स को, उसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो सिंबॉलिक लैंग्वेजेस बनी। आई थिंक सबसे पहली शायद फोर्ट्रान रहेगी। असेंबलर्स बने, असेंबली लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज बनी जो फोर्ट्रान में या सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने लगी। और कंपाइलर्स बने जो ये ध्यान रखते थे कि आपने जो कोड लिखा है अपने सिंबॉलिक लैंग्वेज में उसमें कोई गलती नहीं हो, वो प्रोग्रामिंग के या कंप्यूटिंग के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करते हुए नहीं आता हो। तो ये तीनों मिलकर के कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका फंडामेंटल्स या बोलो कि जो जेनेसिस के पीछे जो मेन रीजन था, या फिर जेनेसिस की जो नींव थी, वो नींव ये तीनों एंटिटीज जो थे ये बने। इसके बाद में इनके अलावा कुछ जो बड़ी प्रॉब्लम्स को देखते हुए प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते थे, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस की लाइब्रेरीज बनाई गई। कि आज हम जैसे इवन हम लोग कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं इनपुट आउटपुट की, और ये सब चीज़ें जो चीज़ें रिपीटेडली यूज़ हो रही थी, उन चीज़ों की उन लोगों ने लाइब्रेरीज बनाना चालू की। और ये सब चीज़ें मिलकर के ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हुए। लेकिन यहीं पर बात समाप्त नहीं होती है, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जो टाइम था हर एक प्रोग्राम का वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि प्रोग्राम्स बड़े होते जा रहे थे। और अभी प्रोग्राम्स इतने बड़े होने लग गए थे कि जो लोग थे, जो प्रोग्रामर्स थे, वो अपने पंच कार्ड्स या मैग्नेटिक टेप्स जो थे वो कोरियर कर रहे थे रादर देन गोइंग देमसेल्व्स। वो लोग कंप्यूटर सेंटर जाने की बजाय केवल कोरियर कर देते थे, और कंप्यूटर सेंटर में जो ऑपरेटर्स होते थे वो लोग प्रोग्राम्स को रन करके और उनको आउटपुट वापस कोरियर कर देते थे। तो ये सब चीज़ें होने लगी थी। इसके बाद में क्या हुआ कि जो लॉगिंग भी था, कि पहले के टाइम में जो बिलिंग होती थी कंप्यूटर सेंटर्स में, वो इसी बेसिस पर होती थी कि आपने कंप्यूटर को कितना देर यूज़ किया है, तो आपके प्रोग्राम ने कंप्यूटर पर चलने में कितना टाइम लिया, इस चीज़ पे लॉगिंग होती थी। तो लॉगिंग भी जो थी पहले रजिस्टर में होती थी, अब उन लोगों ने लॉगिंग को रजिस्टर से हटा करके और ऑटोमेट कर दिया। अब वो लॉगिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स में ही स्टोर होने लग गई। और अगर किसी प्रोग्रामर को मशीन रूम या कंप्यूटर सेंटर जाना होता था, खुद से अगर प्रोग्राम चला के देखना होता था, तो भी वहाँ पर मशीन ऑपरेटर्स हमेशा मौजूद रहते थे जो प्रोग्रामर को हेल्प करते थे कोड को रन करने में। अगर कोई प्रॉब्लम आता था मशीन पर, तो वो लोग उस प्रॉब्लम को खुद से रिजोल्व करने का कोशिश करते थे, और ये इंश्योर करते थे कि प्रोग्रामर को कंप्यूटर की एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मशीन ऑपरेटर्स थे आज की तारीख में वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिस्टम इंजीनियर्स हैं। उसके बाद में क्या होने लगा कि धीरे धीरे जब प्रोग्राम्स भी बढ़ते गए, कोड भी बढ़ते गए, तो डेटा लॉस की प्रॉब्लम्स आने लगी। जो डेटा सेंटर्स थे, डेटा सेंटर्स नहीं सॉरी कंप्यूटर सेंटर्स, उस टाइम पर कंप्यूटर सेंटर्स होते थे, उनमें डेटा लॉस की प्रॉब्लम आने लगी। और जब डेटा लॉस की प्रॉब्लम्स आने लगी तो कंप्यूटर सेंटर के जो ओनर्स थे या फिर जो स्टेक होल्डर्स थे, वो इन चीज़ों से बहुत कंसर्न हुए, और उन लोगों ने OEMs को चेस करना चालू किया। OEMs मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो हार्डवेयर बनाते थे। उस टाइम पर शायद IBM रहेगा सबसे बड़ा OEM। तो IBM या जो दूसरी कंपनीज थी जिनके इक्विपमेंट्स वो लोग यूज़ करते थे डेटा स्टोर करने के लिए, उन लोगों का पीछा करना चालू किया।
उनको कुछ रन टाइम लाइब्रेरीज चाहिए थी जो सीपीयू का मिसयूज रोक सके। कुछ ऐसे रिसोर्सेस या ऐसे प्रोग्राम्स चाहिए थे जो सारे रिसोर्सेस का मॉनिटरिंग कर सके, केवल सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं बल्कि बाकी रिसोर्सेस का भी क्या यूटिलाइजेशन हुआ है। उनको सिग्नलिंग चाहिए थी कि जब मशीन में कोई प्रॉब्लम हो, उनको मशीन को इंटरवेंशन की जरूरत हो तो मशीन खुद से आकर के डेवलपर को बोल सके। और कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड ऑडिट ट्रेल की भी उनको जरूरत पड़ रही थी। तो ये सभी चीजें इंक्लूडिंग, और कह सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ योर असेंबली लैंग्वेजेस, कंपाइलर्स एंड सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, उसमें से हाँ ठीक है, असेंबली लैंग्वेजेस, कंपाइलर और आपका जो ये जो रन टाइम लाइब्रेरीज हो गई और ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स उन लोगों ने मांगे थे, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया और वो प्रोग्राम को मॉनिटर प्रोग्राम कहते थे उस टाइम पर। मॉनिटर प्रोग्राम क्या होता था? मॉनिटर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता था जो सीपीयू के अंदर रहता था या फिर एक मशीन के अंदर रहता था और उस मशीन पर एक प्रोग्राम के बाद में दूसरा प्रोग्राम रन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। तो जैसा यहाँ पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका, कि वो वन बाय वन जो क्यू रहता था उस क्यू के अंदर से प्रोग्राम्स को लेता रहता था और वन बाय वन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करता था। ये इंश्योर करता था कि सीपीयू का मिसयूज नहीं हो, जो रिसोर्सेस है उनका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका मॉनिटरिंग, और कई दूसरे सारे फीचर्स जो असेंबली लैंग्वेजेस का फीचर प्रोवाइड करना। कोई प्रोग्राम अगर सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा है तो उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, असेंबली से असेंबली लैंग्वेज को ये असेंबलर को यूज करके और प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करवाना, सीपीयू पे रन करवाना, वापस आउटपुट को प्रोग्राम की जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है जिसमें आउटपुट एक्सपेक्टेड है उसमें कन्वर्ट करवाना। ये सारा काम मॉनिटर प्रोग्राम खुद से करता था। और मॉनिटर प्रोग्राम वाज द ओनली टर्म बिफोर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज कॉइन्ड। सो आज की तारीख में हम लोग जो पर्सनल कंप्यूटिंग का एरा है, डेस्कटॉप्स है हमारे पास में, लैपटॉप्स है, कहीं भी हम लोग यूज करते हैं, वहां पर आप हमेशा देखोगे कि कर्नल करके एक टर्म सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम इंजीनियर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर साइंस भी आप कभी पढ़ोगे तो कर्नल करके एक टर्म जो है वो आपको सुनाई पड़ेगी कहीं ना कहीं। कर्नल आज की तारीख में वो ही कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जब बने थे स्टार्टिंग वाले, जैसा हमने प्रीवियसली देखा कि जो जो नीड्स थी ऑपरेटिंग सिस्टम की और जो काम मॉनिटर प्रोग्राम करता था, वो काम सारा काम आज की तारीख में कर्नल करता है। कर्नल आपके मशीन पर लिखे हुए सिंबॉलिक कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, मशीन पे भेजता है, मशीन से इंटरेक्ट करता है और वापस आपको जो आउटपुट दिखाना होता है वो आउटपुट दिखाता है। एक बार विकिपीडिया की डेफिनेशन देखते हैं कर्नल की, लास्ट स्लाइड है। The kernel is a computer program at the core of a computer's operating system with complete control over everything in the system. कंप्यूटर प्रोग्राम है, कर्नल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड पर रहता है और उसका पूरे सिस्टम पर कंट्रोल होता है, कब्जा होता है। कब्जा बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो उसके पास में पूरे सिस्टम का कंट्रोल होता है, वो पूरे सिस्टम का मालिक है। अगर आपको लग रहा है कि आप मालिक हो तो आप मालिक नहीं हो, पूरे सिस्टम का मालिक कर्नल है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ले लो, आप लिनक्स को ले लो, मैक ओएस को ले लो, विंडोज को ले लो, आपको हमेशा कर्नल वहां पर मिलेगा। अलग अलग कर्नल्स हो सकते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, लेकिन कर्नल हमेशा वहां पर रहेगा। It is portion of the operating system code that is always resident in the memory. ये सबसे पहले लोड होता है बूट लोडर के बाद में। बूट लोडर के बाद में स्टार्टअप, जब आप अपने पीसी का पावर बटन दबाते हो, पीसी को स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले बूट लोडर लोड होता है। बूट लोडर लोड होने के बाद में कर्नल लोड होता है। कर्नल लोड होने के बाद कर्नल सारा काम करता है आपका
विंडोज़ को बूट करना है या लिनक्स को बूट करना है, जिस भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना है, आपके जितने भी मेमोरी, आपके रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, जो कीबोर्ड्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, उन सब को मैनेज करता है, उन सब से कम्युनिकेट करता है और ये इंश्योर करता है कि आप जो काम करना चाहते हो कंप्यूटर पे वो काम आप कर सको। तो आज के स्लाइड में इतना ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बने थे हमने देख लिया, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, ग्रोइंग कोड का प्रॉब्लम था। स्टार्टिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे वो आज की तारीख में कर्नल बन के रह गए हैं, लेकिन कर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम राइट नाउ। जो आप आज की तारीख में ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो वो केवल और केवल आंखों का धोखा है। मजाक कर रहा हूँ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आज आप आज की तारीख में देखते हो वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेजेस में बने हुए। केवल कर्नल इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सीपीयू पे या एक मशीन पे जो बाइनरी कोड समझती है उस पे चला सकता है। अगर कर्नल नहीं रहेगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। सो रियल हीरो इज द कर्नल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।